ऐतिहासिक व्यक्तित्व। उदयन या उदयभद्र 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व। उदयभद्र मगध महाजनपद के शक्तिशाली राजा अजातशत्रु का पुत्र और उत्तराधिकारी था। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार उदयभद्र अपने पिता अजातशत्रु की तरह ही स्वयं भी पितृघाती था और पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था। प्रमुख तथ्य। उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किए जाने की है। गार्गी संहिता एवं वायु पुराण के आधार पर उसने गंगा एवं सोन नदी के संगम स्थल पर कुसुमपुरा की स्थापना की, जो बाद में पाटलिपुत्र के रूप में विख्यात हुआ। उसने राजगृह से इस स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की। क्योंकि अजातशत्रु की विजयों के फलस्वरूप मगध साम्राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय की तलहटी तक पहुंच गई थी, अतः पाटलिपुत्र राजगृह की अपेक्षा अधिक उपयुक्त राजधानी थी। यहाँ से वज्जियों के ऊपर भी दृष्टि रखी जा सकती थी तथा व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी ये नगर गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण था। बिंबिसार के समय से ही अवंती का राज्य मगध का प्रतिद्वंदी था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उदयन के समय में भी मगध एवं अवंती के बीच निर्णायक युद्ध नहीं हो सका। महावंश के अनुसार उसने 16 वर्ष राज्य किया। वो जैन मतानुयायी था। राजधानी के मध्य में उसने एक जैन चैत्यगृह का निर्माण कराया था। वो नियमित रूप से व्रत करता था, आचार्यों के उपदेश सुनता था। एक व्यक्ति ने छुरा भोंककर उसकी हत्या कर दी। यह हत्यारा अवंती नरेश पालक द्वारा नियुक्त कोई गुप्तचर था। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक बना। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। वो एक वीर और पराक्रमी योद्धा था। इसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ, लेकिन उसने अपने पराक्रम से हूणों को पराजित कर साम्राज्य की प्रतिष्ठा स्थापित की। हूणों पर स्कंदगुप्त की सफलता का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। पृष्ठ संख्या 76। प्रमुख तथ्य। स्कंदगुप्त का साम्राज्य काठियावाड़ से बंगाल तक संपूर्ण उत्तरी भारत में फैला हुआ था। इसमें पश्चिम में सौराष्ट्र, कैम्बे, गुजरात तथा मालवा के भाग सम्मिलित थे। स्कंदगुप्त एक योग्य सैन्य संचालक होने के साथ ही एक कुशल प्रशासक भी था। उसने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट के दरबार में एक राजदूत भेजा। इससे उसके चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का भी पता चलता है। इसने 100 राजाओं के स्वामी की भी उपाधि धारण की। प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी राजधानी को अयोध्या स्थानांतरित किया। इसके शासनकाल में आंतरिक समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। सामंत अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए थे, फिर भी वो गुप्त साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा कायम रखने में सफल रहा। स्कंदगुप्त को कैहोम स्तंभ लेख में शक्रादित्य, आर्यगंज श्रीमूल कल्प में देवराय तथा जूनागढ़ अभिलेख में शिव परीक्षिप्रिवा कहा गया है। स्कंदगुप्त के सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। स्कंदगुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। इसकी मृत्यु के बाद अनेक शासकों ने शासन किया, लेकिन उसमें सबसे अधिक शक्तिशाली शासक बुद्धगुप्त हुआ। परवर्ती शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर एक ओर सामंतों ने सर उठाना शुरू किया, दूसरी ओर हूणों के आक्रमण ने गुप्तों की शक्ति को इतना कम कर दिया कि स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य को कायम नहीं रखा जा सका। मुमताज महल। मुमताज महल का जन्म आगरा में एक फारसी कुलीन परिवार में हुआ था। वो अब्दुल हसन आसफ खान की बेटी थी। वो जहांगीर की पत्नी रानी नूरजहां की भतीजी भी थी। उसके पिता आसफ खान ने उसे अत्यंत सावधानी और स्नेह के साथ पाला। शिया मुस्लिम के रूप में वो बहुत धार्मिक थी। मुमताज महल की शादी राजकुमार खुर्रम से हुई थी, जो बाद में मुगल सम्राट शाहजहां बन गया। मुमताज महल शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। प्रमुख तथ्य। मुमताज महल शाहजहां की सबसे प्रिय रानी थी। मुमताज महल को मूल रूप से
अर्जुमंद बानु बेगम के नाम से जाना जाता था। उनका विवाह 1612 में शाहजहां के साथ हुआ। मुमताज महल एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत और उदार तथा धार्मिक सोच वाली महिला थीं। उसने गरीबों, अनाथों, विधवाओं आदि को दान में बड़ी रकम बांटी। उसने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन कहा जाता है कि उनके धार्मिक विचारों ने शाहजहां के विचारों को रूढ़िवादियों के प्रति प्रभावित किया। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में हुई, जब उसने बेटी गौहर बेगम को जन्म दिया। शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में ही ताजमहल का निर्माण कराया। आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जहांदार शाह का दूसरा पुत्र था। आलमगीर द्वितीय अपने सिंहासन पर आसीन होने के समय 55 वर्ष का था और वो 14वां मुगल सम्राट था। आलमगीर द्वितीय ने लगभग अपना सारा जीवन जेल में बिताया था। वो बहुत पवित्र व्यक्ति था। वो सूफी फकीरों का दोस्त और संरक्षक था। आलमगीर द्वितीय को व्यवहारिक रूप से प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। 1755 में आलमगीर द्वितीय ने मराठा परिसंघ को नीचे लाने के लिए फ्रांसीसी सहायता के लिए डी बोस को एक पत्र लिखा। आलमगीर द्वितीय बहुत कमजोर व्यक्ति था और अपने वजीर गाजीउद्दीन इमाद उल मुल्क के हाथों में एक कठपुतली था। आलमगीर द्वितीय और इमाद उल मुल्क के बीच संबंध संतोषजनक नहीं थे और बाद में 1759 में उनकी हत्या कर दी गई। आलमगीर द्वितीय का शव खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था, जो यमुना नदी के किनारे नग्नावस्था में पड़ा मिला था। मंगल पांडे। मंगल पांडे को पहले भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माना जाता है, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पांडे के पिता का नाम दिवाकर पांडे और मां का नाम अभय रानी था। मंगल पांडे 22 साल के थे जब वो 34वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती हुए। 29 मार्च 1857 ये वही दिन था जब मंगल पांडे ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का पहला बिगुल फूंका। प्रमुख तथ्य। मंगल पांडे कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता के पास बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। मंगल पांडे ने P53 एनफील्ड राइफल की शुरुआत और बढ़े हुए कारतूस के मुद्दे के कारण विद्रोह किया। सेना की बंगाल इकाई में एनफील्ड P53 राइफल में लगाने के लिए नए कारतूस सैनिकों में बांटे जाने थे। ये ऐसे कारतूस थे जिन्हें बंदूक में लगाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इस बीच ये खबर फैली कि जो कारतूस सैनिकों को दिए गए हैं उनमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। मंगल पांडे ने 2 शेष रेजिमेंटों में अपने विश्वस्त अनुयायियों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेफ्टिनेंट व्हीलर के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया। वो देश के विभिन्न हिस्सों से सैनिकों को एकजुट करने और विद्रोह को सफल बनाने के लिए उकसा रहे थे। मंगल पांडे को अपने काबू में करने की कोशिश जब ब्रिटिश अधिकारियों ने की, तो उन्होंने सार्जेंट मेजर वीसन और एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बेपंदे बाग पर हमला कर दिया। इसके बाद जनरल द्वारा मंगल पांडे की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया, पर एक सिपाही शेख पलटू के अलावा सभी सैनिकों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने मारे फिरंगी को का नारा दिया था। फिरंगियों के खिलाफ सबसे पहले ये नारा मंगल पांडे की जुबान से निकला था। अदालत ने उन्हें दोषी घोषित किया और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को मौत की सजा दी गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का शहर में एक भारतीय परिवार में हुआ। भारत में 1857 की असफल क्रांति के बाद उनका परिवार मक्का चला गया था। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन साल 1898 में परिवार सहित भारत लौट आए और कलकत्ता में बस गए। वो भारतीय मुस्लिम विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। पृष्ठ संख्या 77। प्रमुख तथ्य। आजाद को बचपन से ही किताबों से लगाव था। जब वे 12 साल के थे तो बाल पत्रिकाओं में लेख लिखने लगे।
साल 1912 में आजाद ने अल हिलाल नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। ये पत्रिका अपने क्रांतिकारी लेखों की वजह से काफी चर्चाओं में रही। ब्रिटिश सरकार ने 2 वर्ष के भीतर ही इस पत्रिका की सुरक्षा राशि जब्त कर ली और भारी जुर्माना लगाकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया। 1916 आते आते आजाद को बंगाल से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया गया और उन्हें रांची में नजरबंद कर दिया गया। सार्वजनिक जीवन में उतरने के साथ ही आजाद ने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय एकता को सबसे जरूरी हथियार बताया। वर्ष 1921 को आगरा में दिए गए अपने एक भाषण में उन्होंने अल हिलाल के प्रमुख उद्देश्यों का जिक्र किया। वर्ष 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा, आज अगर कोई देवी स्वर्ग से उतरकर भी ये कहे कि वो हमें हिंदू मुस्लिम एकता की कीमत पर 24 घंटे के भीतर स्वतंत्रता दे देगी तो मैं ऐसी स्वतंत्रता को त्यागना बेहतर समझूंगा। स्वतंत्रता मिलने में होने वाली देरी से हमें थोड़ा नुकसान तो जरूर होगा, लेकिन अगर हमारी एकता टूट गई तो इससे पूरी मानवता का नुकसान होगा। हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार मौलाना आजाद कभी भी मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्रवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं बने। उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। वो आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। आजाद भारत के शिक्षा मंत्री रहते हुए मौलाना आजाद ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली लागू कराई। मुफ्त प्राथमिक शिक्षा उनका मुख्य उद्देश्य था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC की स्थापना का श्रेय मौलाना आजाद को ही जाता है। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए संगीत नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी 1954 और ललित कला अकादमी 1954 जैसे उत्कृष्ट संस्थानों की भी स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान के लिए मौलाना आजाद को मरणोपरांत वर्ष 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1879 से 1972। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के सेलम जिले के थोरापल्ली गांव में 10 दिसंबर 1878 को एक धार्मिक अयंगर परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चक्रवर्ती वेंकट आर्यन और माता का नाम सिंगारम्मा था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से सी आर्या राजाजी के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील, राजनीतिज्ञ, राजनेता और एक प्रतिष्ठित तमिल लेखक थे। वे देश के अंतिम गवर्नर जनरल थे। राजगोपालाचारी या राजाजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख, मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री और भारतीय संघ के गृह मामलों के मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। प्रमुख तथ्य: सन 1900 के आसपास उन्होंने वकालत प्रारंभ की, जो धीरे धीरे जम गया। वकालत के दौरान प्रसिद्ध राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और सेलम नगर पालिका के सदस्य और फिर अध्यक्ष चुने गए। देश के बहुत सारे बुद्धिजीवियों की तरह वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए और धीरे धीरे इसकी गतिविधियों और आंदोलनों में भाग लेने लगे। उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता 1906 और सूरत 1907 अधिवेशन में भाग लिया। सन 1917 में उन्होंने स्वाधीनता कार्यकर्ता पी वरदाराजुलु नायडू के पक्ष में अदालत में दलील की। वरदाराजुलु पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। वो एनी बेसेंट और सी विजय राघव चारियर जैसे नेताओं से बहुत प्रभावित थे। जब महात्मा गांधी स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हुए तब राजगोपालाचारी उनके अनुगामी बन गए। इसके पश्चात उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और अपनी वकालत छोड़ दी। वर्ष 1921 में उन्हें कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य चुना गया और वो कांग्रेस के महामंत्री भी रहे। सन 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में उन्हें एक नई पहचान मिली। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत अंग्रेजी सरकार के साथ किसी भी प्रकार के सहयोग का विरोध किया और
इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ साथ राज्यों के विधान पर ऐतिहासिक व्यक्तित्व। उदयन या उदयभद्र 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व। उदयभद्र मगध महाजनपद के शक्तिशाली राजा अजातशत्रु का पुत्र और उत्तराधिकारी था। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार उदयभद्र अपने पिता अजातशत्रु की तरह ही स्वयं भी पितृघाती था और पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था। प्रमुख तथ्य। उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किए जाने की है। गार्गी संहिता एवं वायु पुराण के आधार पर उसने गंगा एवं सोन नदी के संगम स्थल पर कुसुमपुरा की स्थापना की, जो बाद में पाटलिपुत्र के रूप में विख्यात हुआ। उसने राजगृह से इस स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की। क्योंकि अजातशत्रु की विजयों के फलस्वरूप मगध साम्राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय की तलहटी तक पहुंच गई थी, अतः पाटलिपुत्र राजगृह की अपेक्षा अधिक उपयुक्त राजधानी थी। यहाँ से वज्जियों के ऊपर भी दृष्टि रखी जा सकती थी तथा व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी ये नगर गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण था। बिंबिसार के समय से ही अवंती का राज्य मगध का प्रतिद्वंदी था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उदयन के समय में भी मगध एवं अवंती के बीच निर्णायक युद्ध नहीं हो सका। महावंश के अनुसार उसने 16 वर्ष राज्य किया। वो जैन मतानुयायी था। राजधानी के मध्य में उसने एक जैन चैत्यगृह का निर्माण कराया था। वो नियमित रूप से व्रत करता था, आचार्यों के उपदेश सुनता था। एक व्यक्ति ने छुरा भोंककर उसकी हत्या कर दी। यह हत्यारा अवंती नरेश पालक द्वारा नियुक्त कोई गुप्तचर था। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक बना। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। वो एक वीर और पराक्रमी योद्धा था। इसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ, लेकिन उसने अपने पराक्रम से हूणों को पराजित कर साम्राज्य की प्रतिष्ठा स्थापित की। हूणों पर स्कंदगुप्त की सफलता का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। पृष्ठ संख्या 76। प्रमुख तथ्य। स्कंदगुप्त का साम्राज्य काठियावाड़ से बंगाल तक संपूर्ण उत्तरी भारत में फैला हुआ था। इसमें पश्चिम में सौराष्ट्र, कैम्बे, गुजरात तथा मालवा के भाग सम्मिलित थे। स्कंदगुप्त एक योग्य सैन्य संचालक होने के साथ ही एक कुशल प्रशासक भी था। उसने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट के दरबार में एक राजदूत भेजा। इससे उसके चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का भी पता चलता है। इसने 100 राजाओं के स्वामी की भी उपाधि धारण की। प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी राजधानी को अयोध्या स्थानांतरित किया। इसके शासनकाल में आंतरिक समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। सामंत अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए थे, फिर भी वो गुप्त साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा कायम रखने में सफल रहा। स्कंदगुप्त को कैहोम स्तंभ लेख में शक्रादित्य, आर्यगंज श्रीमूल कल्प में देवराय तथा जूनागढ़ अभिलेख में शिव परीक्ष प्रिवआ कहा गया है। स्कंदगुप्त के सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। स्कंदगुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। इसकी मृत्यु के बाद अनेक शासकों ने शासन किया, लेकिन उसमें सबसे अधिक शक्तिशाली शासक बुद्धगुप्त हुआ। परवर्ती शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर एक ओर सामंतों ने सर उठाना शुरू किया, दूसरी ओर हूणों के आक्रमण ने गुप्तों की शक्ति को इतना कम कर दिया कि स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य को कायम नहीं रखा जा सका। मुमताज महल। मुमताज महल का जन्म आगरा में एक फारसी कुलीन परिवार में हुआ था। वो अब्दुल हसन आसफ खान की बेटी थी। वो जहांगीर की पत्नी रानी नूरजहां की भतीजी भी थी। उसके पिता आसफ खान ने उसे अत्यंत सावधानी और स्नेह के साथ पाला। शिया मुस्लिम के रूप में वो बहुत धार्मिक थी। मुमताज महल की शादी राजकुमार खुर्रम से हुई थी, जो बाद में मुगल सम्राट शाहजहां बन गया। मुमताज महल शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। प्रमुख तथ्य। मुमताज महल शाहजहां की सबसे प्रिय रानी थी।
मुमताज महल को मूल रूप से अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से जाना जाता था। उनका विवाह 1612 में शाहजहां के साथ हुआ। मुमताज महल एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत और उदार तथा धार्मिक सोच वाली महिला थीं। उसने गरीबों, अनाथों, विधवाओं आदि को दान में बड़ी रकम बांटी। उसने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन कहा जाता है कि उनके धार्मिक विचारों ने शाहजहां के विचारों को रूढ़िवादियों के प्रति प्रभावित किया। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में हुई, जब उसने बेटी गौहर बेगम को जन्म दिया। शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में ही ताजमहल का निर्माण कराया। आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जहांदार शाह का दूसरा पुत्र था। आलमगीर द्वितीय अपने सिंहासन पर आसीन होने के समय 55 वर्ष का था और वो 14वां मुगल सम्राट था। आलमगीर द्वितीय ने लगभग अपना सारा जीवन जेल में बिताया था। वो बहुत पवित्र व्यक्ति था। वो सूफी फकीरों का दोस्त और संरक्षक था। आलमगीर द्वितीय को व्यवहारिक रूप से प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। 1755 में आलमगीर द्वितीय ने मराठा परिसंघ को नीचे लाने के लिए फ्रांसीसी सहायता के लिए डी बोस को एक पत्र लिखा। आलमगीर द्वितीय बहुत कमजोर व्यक्ति था और अपने वजीर गाजीउद्दीन इमाद उल मुल्क के हाथों में एक कठपुतली था। आलमगीर द्वितीय और इमाद उल मुल्क के बीच संबंध संतोषजनक नहीं थे और बाद में 1759 में उनकी हत्या कर दी गई। आलमगीर द्वितीय का शव खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था, जो यमुना नदी के किनारे नग्नावस्था में पड़ा मिला था। मंगल पांडे। मंगल पांडे को पहले भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माना जाता है, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पांडे के पिता का नाम दिवाकर पांडे और मां का नाम अभय रानी था। मंगल पांडे 22 साल के थे जब वो 34वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती हुए। 29 मार्च 1857 ये वही दिन था जब मंगल पांडे ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का पहला बिगुल फूंका। प्रमुख तथ्य। मंगल पांडे कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता के पास बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। मंगल पांडे ने P53 एनफील्ड राइफल की शुरुआत और बढ़े हुए कारतूस के मुद्दे के कारण विद्रोह किया। सेना की बंगाल इकाई में एनफील्ड P53 राइफल में लगाने के लिए नए कारतूस सैनिकों में बांटे जाने थे। ये ऐसे कारतूस थे जिन्हें बंदूक में लगाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इस बीच ये खबर फैली कि जो कारतूस सैनिकों को दिए गए हैं उनमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। मंगल पांडे ने 2 शेष रेजिमेंटों में अपने विश्वस्त अनुयायियों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेफ्टिनेंट व्हीलर के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया। वो देश के विभिन्न हिस्सों से सैनिकों को एकजुट करने और विद्रोह को सफल बनाने के लिए उकसा रहे थे। मंगल पांडे को अपने काबू में करने की कोशिश जब ब्रिटिश अधिकारियों ने की, तो उन्होंने सार्जेंट मेजर वीसन और एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बेपंदे बाग पर हमला कर दिया। इसके बाद जनरल द्वारा मंगल पांडे की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया, पर एक सिपाही शेख पलटू के अलावा सभी सैनिकों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने मारे फिरंगी को का नारा दिया था। फिरंगियों के खिलाफ सबसे पहले ये नारा मंगल पांडे की जुबान से निकला था। अदालत ने उन्हें दोषी घोषित किया और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को मौत की सजा दी गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का शहर में एक भारतीय परिवार में हुआ। भारत में 1857 की असफल क्रांति के बाद उनका परिवार मक्का चला गया था। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन साल 1898 में परिवार सहित भारत लौट आए और कलकत्ता में बस गए। वो भारतीय मुस्लिम विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। पृष्ठ संख्या 77। प्रमुख तथ्य। आजाद को बचपन से ही किताबों से लगाव था।
जब वे 12 साल के थे तो बाल पत्रिकाओं में लेख लिखने लगे। साल 1912 में आजाद ने अल हिलाल नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। ये पत्रिका अपने क्रांतिकारी लेखों की वजह से काफी चर्चाओं में रही। ब्रिटिश सरकार ने 2 वर्ष के भीतर ही इस पत्रिका की सुरक्षा राशि जब्त कर ली और भारी जुर्माना लगाकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया। 1916 आते आते आजाद को बंगाल से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया गया और उन्हें रांची में नजरबंद कर दिया गया। सार्वजनिक जीवन में उतरने के साथ ही आजाद ने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय एकता को सबसे जरूरी हथियार बताया। वर्ष 1921 को आगरा में दिए गए अपने एक भाषण में उन्होंने अल हिलाल के प्रमुख उद्देश्यों का जिक्र किया। वर्ष 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा, आज अगर कोई देवी स्वर्ग से उतरकर भी ये कहे कि वो हमें हिंदू मुस्लिम एकता की कीमत पर 24 घंटे के भीतर स्वतंत्रता दे देगी तो मैं ऐसी स्वतंत्रता को त्यागना बेहतर समझूंगा। स्वतंत्रता मिलने में होने वाली देरी से हमें थोड़ा नुकसान तो जरूर होगा, लेकिन अगर हमारी एकता टूट गई तो इससे पूरी मानवता का नुकसान होगा। हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार मौलाना आजाद कभी भी मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्रवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं बने। उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। वो आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। आजाद भारत के शिक्षा मंत्री रहते हुए मौलाना आजाद ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली लागू कराई। मुफ्त प्राथमिक शिक्षा उनका मुख्य उद्देश्य था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC की स्थापना का श्रेय मौलाना आजाद को ही जाता है। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए संगीत नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी 1954 और ललित कला अकादमी 1954 जैसे उत्कृष्ट संस्थानों की भी स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान के लिए मौलाना आजाद को मरणोपरांत वर्ष 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1879 से 1972। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के सेलम जिले के थोरापल्ली गांव में 10 दिसंबर 1878 को एक धार्मिक अयंगर परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चक्रवर्ती वेंकट आर्यन और माता का नाम सिंगारम्मा था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से सी आर्या राजाजी के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील, राजनीतिज्ञ, राजनेता और एक प्रतिष्ठित तमिल लेखक थे। वे देश के अंतिम गवर्नर जनरल थे। राजगोपालाचारी या राजाजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख, मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री और भारतीय संघ के गृह मामलों के मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। प्रमुख तथ्य: सन 1900 के आसपास उन्होंने वकालत प्रारंभ की, जो धीरे धीरे जम गया। वकालत के दौरान प्रसिद्ध राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और सेलम नगर पालिका के सदस्य और फिर अध्यक्ष चुने गए। देश के बहुत सारे बुद्धिजीवियों की तरह वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए और धीरे धीरे इसकी गतिविधियों और आंदोलनों में भाग लेने लगे। उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता 1906 और सूरत 1907 अधिवेशन में भाग लिया। सन 1917 में उन्होंने स्वाधीनता कार्यकर्ता पी वरदाराजुलु नायडू के पक्ष में अदालत में दलील की। वरदाराजुलु पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। वो एनी बेसेंट और सी विजय राघव चारियर जैसे नेताओं से बहुत प्रभावित थे। जब महात्मा गांधी स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हुए तब राजगोपालाचारी उनके अनुगामी बन गए। इसके पश्चात उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और अपनी वकालत छोड़ दी। वर्ष 1921 में उन्हें कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य चुना गया और वो कांग्रेस के महामंत्री भी रहे। सन 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में उन्हें एक नई पहचान मिली। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत
अंग्रेजी सरकार के साथ किसी भी प्रकार के सहयोग का विरोध किया और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ साथ राज्यों के विधान